इसमें था कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट ए इक्वल टू 3 into b if a and b be the objects of the same class। यानी a b आपका सेम क्लास का ऑब्जेक्ट था, लेकिन b ऑब्जेक्ट्स का वैल्यू जो है जो भी कंटेंट्स है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले कराना था, और इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपको यूज करना था। नाउ यहाँ पर हम डिफरेंट डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। 3 आपका इंटीजर है तो b आपका क्लास टाइप है, तो वी यूज ऑब्जेक्ट एज वेल एज द इंटीजर डेटा टाइप। तो वी नीड अ friend function here, so we just use non-member function to declare or define the operator। ऑपरेटर को डिफाइन करने के लिए नॉन मेंबर फंक्शन यूज करेंगे। तो इसके लिए जो कोडिंग हम लोग करेंगे यहाँ पर to obtain the value for a equal to 3 into b by using non-member function। non-member function means what? non-member function means friend function we are using। तो अगेन वी आर टेकिंग वन क्लास ओपी। ओपी क्लास में 2 वेरिएबल है ए बी, तो एक कंस्ट्रक्टर लिए ए बी को इनिशियलाइज करने के लिए, उसके बाद एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिए, और सो एक फंक्शन लिए जिसके थ्रू इसको ए बी का वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे। नाउ आपको पता है कि जो नॉन मेंबर फंक्शन होता है वो डिक्लेयर आपका इनसाइड द क्लास होता है और डिफाइन आउटसाइड ऑफ द क्लास होता है। फ्रेंड कीवर्ड, ओपी इज द रिटर्न टाइप, ऑपरेटर इज द कीवर्ड, और एस्टेरिस्क हमको ऑपरेटर को यूज करना है क्योंकि a इक्वल टू 3 into b है। अब यहाँ जो 2 पैरामीटर है, एक पहला पैरामीटर इंटीजर है क्योंकि 3 आपका इंटीजर कांस्टेंट है, और ओपी आपका ये फॉर्मल ऑब्जेक्ट होगा जो सेकंड b के लिए यूज होगा। तो जो ऑपरेटर फंक्शन लिखेंगे, अब यहाँ इस प्रॉब्लम में 3 फिक्स है, यानी m का वैल्यू फिक्स है, तो m का वैल्यू तो आपका हमेशा 3 ही होगा क्योंकि 3 into b आप कॉल करेंगे मेन में। लेकिन अगर 3 के अलावा कोई भी डिफरेंट वैल्यू कांस्टेंट अगर यूज करना होगा तो आपका वो वैल्यू भी यहाँ पर होगा। तो ऑपरेटर में हम क्या किए, एक टेम्पोररी ऑब्जेक्ट लिए ऑपरेटर क्लास का, और चूंकि 2 वेरिएबल है, डेटा मेंबर है क्लास का, तो t डॉट a और t डॉट b। अब इसमें m क्या है, m आपका कॉन्स्टेंटली आ रहा है, यानी आप कर रहे हैं 3 into b, तो 3 is assigned to m and b is assigned to r। तो r is your formal object which copied the actual object value, यानी एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो आप b पास करेंगे उसका वैल्यू r में कॉपी होगा। m का वैल्यू 3 कॉन्स्टेंटली आप पास कर रहे हैं मेन से, तो m में हमेशा 3 होगा। बट इन प्लेस ऑफ 3 अगर आप कोई डिफरेंट वैल्यू यूज करना चाहेंगे तो उस केस में जो वैल्यू आप यहाँ भेजेंगे मेन से, सपोज n इंटू b कर रहे हैं, n का वैल्यू जो भी हो, n का वैल्यू 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो वैल्यू m में यहाँ कॉपी होगा। अभी चूंकि प्रॉब्लम में 3 फिक्स किया हुआ है तो हम लोग उस 3 को ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, m इंटू आर डॉट ए, m इंटू आर डॉट बी। तो यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगा वो क्या होगा, एग्जिस्टिंग जो आपका b का कंटेंट है वो उससे 3 मल्टीप्लाई होके आपका वैल्यू t में स्टोर हो जाएगा। और जब आप इसको कॉल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a is the object in which you are assigning the value on the basis of b। तो b का जो कंटेंट है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई होके a का कंटेंट जनरेट करेगा। तो a इक्वल टू 3 into b लिखेंगे तो क्या होगा, b का कंटेंट 10 और 20 है, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 30 और 60, 30 और 60, 30 और 60। तो जब आप a को डिस्प्ले कराएंगे तो आपका a का जो a है वो 30 होगा और b जो है वो 60 हो जाएगा। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, मोहम्मद अरबाज, इसको आईडी नहीं मिला है क्या जी? अब यहाँ पर 3 फिक्स है आपका, 3 के जगह पर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आप कोई भी डिफरेंट लेंगे तो यहाँ पर क्या है, a को पहले हम लोग b को डिस्प्ले कराए हैं, तो b का कंटेंट है 10 और 20, तो पहले a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 डिस्प्ले हुआ। फिर a का कंटेंट जनरेट करने के लिए 3 into b किए, यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोड हुआ आपका मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे ही 3 into b किए तो b का जो ऑब्जेक्ट है वो
आपका फॉर्मल ऑब्जेक्ट में कॉपी हुआ और 3 का वैल्यू जो है वो इंटीजर वेरिएबल m में कॉपी हुआ। तो इन दिस मैनर, अगर अब क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये 3 के जगह कोई वेरिएशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर 3 के जगह अगर नॉर्मलाइज दे दिया जाए n इंटू बी, और यहाँ पर ये रखा जाए कि n का वैल्यू यूजर इनपुट होगा, तो अभी जैसे 3 कॉन्स्टेंटली ले रहे हैं तो यूजर इनपुट होगा, तो उस केस में क्या होगा, ये क्वेश्चन हम लोग 3 के लिए किए। अगर यूजर इनपुट लेना होगा तो क्या करेंगे प्रशांत? प्रशांत बताइए, गाना चला रहे हैं क्या? नहीं सर, बहुत बैकग्राउंड में आवाज। अच्छा, तो यहाँ पर जो 3 ले रहे हैं इसके लिए क्या है कि एक n वेरिएबल ले लिए और n वेरिएबल को पहले इनपुट ले लेंगे, यानी इंटर n नंबर इंटर वैल्यू और n यू कैन से तो n के लिए जो वैल्यू आप डालेंगे वही आपका यहाँ n का वैल्यू जो है m में कॉपी होगा। अभी आप 3 कॉन्स्टेंटली ले रहे थे, अब आप चाहे तो वेरिएशन कर सकते हैं कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, नाउ फर्स्ट टाइम आपका b का वैल्यू डिस्प्ले हो गया क्योंकि b में आप 10 20 लिए हैं, तो a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20। सेकेंड टाइम आपका जो है कांस्टेंट वैल्यू आपसे पहले एंट्री कर रहा है, यानी n का वैल्यू जो आप यहाँ डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली a का वैल्यू आपका डिस्प्ले होगा, क्योंकि n का वैल्यू आपका इंटीजर में कॉपी होगा m में। तो यहाँ पर सपोज हम डाल दिए वैल्यू 70, ज्यादा हो जाएगा 7 डालते हैं। तो 7 अगर हम वैल्यू डाले तो पहले 3 आपका फिक्स था, अब आप वेरिएशन ला सकते हैं। तो जब 7 डालेंगे तो 7 इंटू 10 70, 7 इंटू 20 140। दैट मीन्स यहाँ पर वेरिएबल के थ्रू भी आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नॉन मेंबर फंक्शन। तो रेस्ट ऑफ द कोडिंग पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ओनली वी यूज फ्रेंड फंक्शन टू हैंडल 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, integer data as well as class type data. So it is clear to you? Yes sir. Now today we will discuss about string operator overloading. String operators में आपका कौन कौन सा ऑपरेटर आएगा? तो 2 ऑपरेटर होगा, एक होगा इंसर्शन और दूसरा होगा एक्सट्रैक्शन। ये इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हम लोग सी आउट और सी इन के साथ यूज करते हैं। तो ये हाँ, इस ऑपरेटर को ओवरलोड करने से पहले ये चीज क्लियर करेंगे कि प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट आपका क्या है, सी इन और सी आउट। इस ऑपरेटर को जहां पर यूज करते हैं, ऑपरेटर का नाम हो गया इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन। नाउ व्हेनेवर वी वांट टू ओवरलोड स्ट्रीम ऑपरेटर्स वी यूज फ्रेंड फंक्शन, दैट इज नॉन मेंबर फंक्शन। नाउ जो सिंटेक्स होगा, वी जस्ट फर्स्ट डिस्कस द सिंटेक्स टू ओवरलोड इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए सबसे पहले क्या है कि वी यूज द फ्रेंड कीवर्ड बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज राइट अ नॉन मेंबर फंक्शन। तो नॉन मेंबर फंक्शन के थ्रू हम ओवरलोड करेंगे। प्रशांत, कितने तरह से ओवरलोड कर सकते हैं ऑपरेटर को? क्या सर? व्हाट आर द वेरियस वे टू ओवरलोड एनी ऑपरेटर फंक्शन? नहीं याद है सर। मुकेश बताइए। यहाँ तो 2 ही है ना सर, करके नहीं रखिए, इंसर्शन और रखिए एक्सट्रैक्शन। ताकि प्रॉपर इंटरेक्ट कर पाए। मुकेश वीडियो ऑन रखिए। इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन यहाँ तो सर बताया ना, सी इन सी आउट कुमार नहीं है क्या नीतीश? यूज करके सर।
हाँ ठीक है, तो फ्रेंड के थ्रू और जनरल मेंबर फंक्शन के थ्रू हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब आपका जो इंसर्शन ऑपरेटर है ये किस ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है? इंसर्शन ऑपरेटर किस ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, सी आउट या सी इन? एनीवन? Cout के साथ, इंसर्शन ऑपरेटर बेसिकली आपका Cout के डिस्प्ले साथ चैनल के साथ यूज होता है। insertion of हाँ, सी आउट के साथ यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी आउट जो है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? friend function, नहीं, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? सी आउट जो है वो आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, ओ स्ट्रीम। बेसिकली वी इंक्लूड Yes, आईओ, yes. हाँ आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल कंसिस्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम, एंड दिस आउटपुट स्ट्रीम एंड इनपुट स्ट्रीम इज इनहेरिटेड, यानी कि दो बेस क्लास से इनहेरिट होके एक डिराइव क्लास बना आपका आईओ स्ट्रीम, जिसको हम हेडर फाइल के रूप में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम एज वेल एज आउटपुट स्ट्रीम इन आवर प्रोग्राम। तो इनपुट स्ट्रीम का भी ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, आउटपुट स्ट्रीम का, लेकिन आपका जो इंसर्शन ऑपरेटर है वो सी आउट के साथ यूज होता है। तो सी आउट जो है वो ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। So we just use friend O stream and we just place ampersand before the operator keyword, and the operator name is this one is the insertion operator, and again we take two different parameter। एक पैरामीटर आपका होगा जो आप हाँ उस ऑपरेटर के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपका यूज होगा ये ऑपरेटर, और दूसरा आपका जो है यूजर डिफाइंड आपका जो क्लास आप जो लेंगे यूडीसी, दैट इज द वेरिएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द इंसर्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो वी जस्ट डिस्कस, तो टू ओवरलोड द स्ट्रीम ऑपरेटर्स, जस्ट जैसे व्हाट आर द वेरियस स्टेप वी फॉलोड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ओवरलोड एनी ऑपरेटर? मुकेश, हम लोग 3 स्टेप फॉलो किए थे कि जब भी कोई ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा तो पहला 3 काम कौन कौन सा करेंगे? सबसे पहला क्लास बनाएंगे, उसका डेटा सर, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास बनाएंगे, फिर सोचेंगे कि हम मेंबर फंक्शन यूज करेंगे या नॉन मेंबर फंक्शन, और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आगे का वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले एक एक्सटीआर नाम का एक क्लास बनाए। एसटीआर क्लास में एक आपका डेटा है, कैरेक्टर डेटा स्ट्रिंग, जिसमें एक आपका कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके थ्रू आप इस एस को असाइन कर रहे हैं। यानी के में जो भी वैल्यू आप भेजेंगे मेन से, वो ये पॉइंटर होल्ड करेगा और उसको आप एलोकेट कर देंगे एस में। तो एस का वैल्यू आपको जो है वो मेन के थ्रू मिलेगा। अब यहाँ क्या करना है कि अब आपको इंसर्शन ऑपरेटर का यूज इन प्लेस ऑफ सी आउट, सी आउट के जगह जब भी आप सी आउट के बाद उसको कॉल करेंगे तो आपका ये ओवरलोड होगा, ये इंसर्शन ऑपरेटर। तो अब यहाँ पर जो आपका पी ऑब्जेक्ट है ये फॉर्मल ऑब्जेक्ट है, तो इन प्लेस ऑफ सी आउट वी यूज दिस पी। पी आपका फॉर्मल ऑब्जेक्ट है, सी आउट आपका प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर पी या पी के जगह कोई भी वेरिएबल एज ए फॉर्मल ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। एंड देन द सेकेंड वन इज द पर्टिकुलर वेरिएबल फॉर द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एज ए रेफरेंस वेरिएबल यहाँ यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रिंग वहां से आप पास करेंगे वो यहाँ पर के में उसका एलोकेशन एलियासिंग में यूज होगा। तो पी के साथ जैसे ही के डॉट एस करेंगे, एस से आप जो है स्ट्रक्चर के थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू यूज करेंगे, तो जो भी वैल्यू आपका स्ट्रिंग होगा वो आपका यहाँ से रिटर्न होगा, क्योंकि आपको रिटर्न कराना होगा डिस्प्ले कराने के लिए। तो व्हाट इज द पार्ट ऑफ मेन? सपोज वी राइट सीमेज कॉलेज, और वी जस्ट जनरली राइट ओनली सीमेज। तो अगर सीमेज लिख रहे हैं और इसी सीमेज को हम यहाँ पास कर रहे हैं एस में, एस में जब पास कर रहे हैं तो ये कंस्ट्रक्टर के लिए हो रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ आप या तो ये सीमेज को पास करें या यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डी को पास कर सकते हैं। यहाँ पर डी को पास कर सकते हैं एनीवन, क्योंकि डी में आप सीमेज को रखे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं डी,
कर सकते हैं सर। अगर यहाँ डी लिखेंगे तो क्या होगा? लिख सकते हैं। हाँ, तो डी में आपका इमेज प्रिंट और फिर वहां पे डी में सीमेज है, तो ये सीमेज को एज ए पैरामीटर पास कर दिए यहाँ, ठीक है। तो व्हेन यू, हाँ, तो यहाँ पर एक क्लास str बनाए। s इज द कैरेक्टर स्ट्रिंग जो एलोकेट आपका असाइन कहाँ से होगा, इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू, एंड देन वी डिक्लेयर द ऑपरेटर फंक्शन, ठीक है ना। नॉन मेंबर फंक्शन के रूप में है तो डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास हुआ, और आउटसाइड ऑफ द क्लास उसको डिफाइन किए। अब आउटसाइड ऑफ द क्लास डिफाइन करने में इसको क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्यों? क्योंकि क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है इसको, तो वी जस्ट यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ द OStream क्लास एज वेल एज str क्लास, क्योंकि str क्लास जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो डेटा मेंबर ऑब्जेक्ट के थ्रू आपका इसका डेटा मेंबर को एक्सेस करेगा। तो s को एक्सेस करने के लिए आपको ये str क्लास ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना होगा। तो व्हेन यू see 2 times image is printed. Now 2 times image printed का मतलब हुआ कि फर्स्ट टाइम हम लोग क्या किए, सी आउट को यूज किए। तो सी आउट को यूज किए तो s यानी कि s आपका जो है, जैसे ही ये सी आउट के साथ इसको यूज किए तो ये आपका ये पर्टिकुलर ऑपरेटर फंक्शन यहाँ पर ओवरलोड हुआ। तो सी आउट s यानी s का जो भी आपका कंटेंट है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। s में क्या डिस्प्ले हो रहा है, जो आप d के थ्रू पास कर रहे हैं, ये d का वैल्यू कहाँ पर कॉपी हो रहा है, इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर k में, और k को आप s में असाइन कर रहे हैं। तो जैसे ही s को डिस्प्ले करा रहे हैं तो यहाँ पर ये ओवरलोड हुआ। अब ओवरलोड हुआ तो यहाँ क्या है, ये s जो है वो कहाँ पर कॉपी हुआ, s आपका क्या है, s is the object of str, so s is copied to the k, and p is the formal object which is used in place of cout. So inside the OStream ये operator function we are not going to use cout के जगह हम लोग formal object p को यूज कर रहे हैं। तो cout आपका ये यहाँ पर p में कॉपी हुआ, तो जैसे ही आप p आप यूज करेंगे तो k.s यानी कि k.s is assigned to the p and return p से यहाँ पर s का वैल्यू डिस्प्ले हुआ। अगेन cout के साथ फिर हम लोग ओवरलोड किए न्यू लाइन के बाद d, ठीक है ना। तो आपका फिर से वो d का वैल्यू जो है वो यहाँ प्रिंट हुआ। तो d का वैल्यू यहाँ प्रिंट हुआ डायरेक्टली बाय द मेन, बट यहाँ पर s का वैल्यू जो प्रिंट हो रहा है, ये s का वैल्यू आपका थ्रू द ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन आपका प्रिंट हो रहा है। तो दैट्स वाई अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, क्योंकि दोनों में सेम हो रहा है। तो अगर यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं, सपोज अगर यहाँ लिखते हैं सीमेंस कॉलेज, सी में सी आउट एस में सर जो हुआ वो ऊपर स्ट्रिंग कैर के की वजह से ही हुआ है ना सर। हाँ, और मान लेते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपली सीमेज लिखते हैं, डी को डायरेक्ट इसमें नहीं प्रेस करते हैं। अब यू जस्ट सी द इफेक्ट व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस। नाउ सी, फर्स्ट टाइम इट इज सीमेज इज प्रिंटेड, सेकंड टाइम सीमेज कॉलेज, यानी सेकंड टाइम जो सीमेज कॉलेज प्रिंट हो रहा है वो डी के चलते हो रहा है। और यहाँ जो आपका कंस्ट्रक्टर में आप भेजे सीमेज, तो सीमेज यहाँ जो ओवरलोड हो रहा है ये उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपका सीमेज को यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं। दोनों में वेरिएशन समझ में आ रहा है। एक में आप मेन से जो डेटा ले रहे हैं उसी को डिस्प्ले करा रहे हैं, एक में आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा को ओवरलोड कराते हुए डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी आउट एस जो लिख रहे हैं ये आपका एस जो है इस ऑपरेटर फंक्शन के थ्रू यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम इसको यूज करें तो सेकेंड टाइम भी आपका 2 बार एस डिस्प्ले होगा, यानी कि बार बार आप जब उसको यूज करना चाहेंगे तो नाउ सी दिस। तो यहाँ पर न्यू लाइन नहीं किए थे इसलिए 2 बार सीमेज प्रिंट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर
अगेन इसके बाद अगर एंडल यूज कर लेते हैं, तो 3 टाइम्स, 2 बार कॉल किए तो 2 बार सीमेज and then CMage college is assigned in the variable d and CMage is assigned to the operator function. तो 2 टाइम्स हम लोग cout को 2 बार कॉल किए हैं, cout से cout s, तो यहाँ पर ओवरलोडिंग आपका, that is the concept of operator overloading. You just go to that one. Now same thing we discuss for overload extraction operator. So to overload extraction operator, again, अब extraction operator is used along with cin object, or cin object is the object for input stream class. So in place of o stream now we use I stream, because now we are going to overload extraction operator. तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, केवल आपका क्लास यहाँ चेंज होगा. स्ट्रक्चर ऑफ जो ऑपरेटर फंक्शन होगा उसमें ओ स्ट्रीम के जगह आई स्ट्रीम हम यूज करेंगे, बिकॉज नाउ वी आर यूजिंग द पर्टिकुलर एज इंसर्शन, हाँ एज एक्सर्शन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है आपका वो सीन के साथ यूज होता है. तो सीन आपका जो है वो इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है. तो जब ऑपरेटर फंक्शन इसके लिए लिखेंगे तो उसमें हमको आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करना होगा. तो अगेन द स्ट्रक्चर रिमेन सेम. अब यहाँ पर एक्चुअली क्या करना है, इनपुट का काम हमको ऑपरेटर फंक्शन के थ्रू कराना है. तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लिए अगेन एक इंटीजर वेरिएबल लिए. अब यहाँ पर क्या है कि फ्रेंड ओ स्ट्रीम आई स्ट्रीम दोनों काम को करना चाह रहे हैं, यानी इनपुट भी करेंगे आउटपुट भी करेंगे. अगर तो उस केस में एक ऑपरेटर फंक्शन आप आउटपुट जनरेट करने के लिए लेते हैं और एक ऑपरेटर फंक्शन आप इनपुट जनरेट करने के लिए लेते हैं. सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई एक नंबर इनपुट लेना है, लेकिन वो नंबर इनपुट आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू लेंगे. जब ऑपरेटर फंक्शन लिखेंगे तो सीन के जगह पर ये पी ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. तो जहां मेन होगा वहां मेन में पी सीन आपका कॉल होगा. सीन जो है वो पी में कॉपी होगा, और चूंकि यहाँ रेफरेंस है तो सीन के जैसा ही पी काम करेगा. तो जो भी पी से मॉडिफिकेशन होगा वो सीन में इफेक्ट होगा. ठीक है ना. तो जो मेन हम लोग लिखेंगे, मेन में वी जस्ट डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट फॉर द num and we just call the particular function. Just see here in this example, so we just overloading the stream operator, that is extraction operator. तो num नाम का एक क्लास लिए, s is the integer variable and here we are using both स्ट्रीम ऑपरेटर, यानी कि इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन दोनों यूज कर रहे हैं. एक आपका इनपुट के लिए और दूसरा आउटपुट के लिए. तो स्ट्रक्चर में फ्रेंड फंक्शन नॉन मेंबर फंक्शन यूज कर रहे हैं. तो डिक्लेरेशन आपका इनसाइड द क्लास हुआ, और आउटसाइड ऑफ द क्लास जो है वो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं दोनों को. तो ये अभी हम लोग देखे. दूसरा यहाँ पर इनपुट आउटपुट जनरेट करने के लिए ओ स्ट्रीम क्लास का ऑपरेटर फंक्शन लिखेंगे, और इनपुट लेने के लिए आई स्ट्रीम क्लास यानी सीन का काम हम इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू लेंगे. तो जैसे ही आप यहाँ पर नम से टी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो सीन टी लिखने से क्या हो रहा है, ये टी आपका कॉपी हो रहा है. तो जो कुछ भी यहाँ पर टी कहाँ कॉपी हो रहा है, सीन आपका पी में असाइंड हो रहा है, और उसके बाद ऑपरेटर है आपका, और टी कॉपी हो रहा है के में, क्योंकि टी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नम क्लास एंड के इज द फॉर्मल ऑब्जेक्ट फॉर नम क्लास. नाउ एंट्री इज डन इन द ऑपरेटर फंक्शन एक्सट्रैक्शन. तो जैसे ही ये कॉल होगा तो आपका कर्सर इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ लाइन में जाएगा, और यहाँ क्या है, यू आर टेकिंग नंबर एंट्री फॉर द नंबर and through the object you just take the input for that number. ठीक है ना. and then you just enter value is यहाँ डिस्प्ले कराने के लिए, फिर यहाँ जो आपने ओवरलोड किया यहाँ पर ये कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये, यानी कि दोनों फंक्शन हम लोग एक साथ कॉल कर रहे हैं, एक बार इनपुट के लिए और एक बार आउटपुट के लिए.
When we execute this program, enter any number. तो फर्स्ट टाइम जो कोई नंबर हम सपोज डाले 12. Now entered value is 12. Now in this particular program, it is clear that we are taking input through the operator overloading function, and we are displaying the output by the help of that operator overloading. So in same program, for taking input, we are using input लेने के लिए हम लोग operator यानी extraction operator यूज कर रहे हैं, और डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं. तो एट द मोमेंट व्हेन यू राइट, यानी ये जो दो सेक्शन है, दिस वन इज फॉर कॉलिंग ऑफ, ये यहां पर कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है? एनीवन? सीन जैसे ही यहां लिख रहे हैं तो यहां पर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या इंसर्शन? Extraction. एक्सट्रैक्शन जैसे ही आप लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का वैल्यू आपको जो है इस आई स्ट्रीम क्लास से आपका एक्सेस हो रहा है. तो जैसे ही आपने लिखा दिस वन, तो सीन इज कॉपीड टू पी, पी इज कॉपीड टू के. ई आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ रेफरेंस वेरिएबल यूज हुआ है, और सीन आपका आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो आई स्ट्रीम क्लास का एक फॉर्मल ऑब्जेक्ट पी यहाँ लिया गया है. जैसे ही सीन ये लिखे तो आपका ये ऑपरेटर आई स्ट्रीम क्लास का ये ऑपरेटर फंक्शन कॉल हुआ. और इनपुट लेने के बाद यहाँ पर क्या है, इंटर एनी नंबर हमने किया, नंबर एंट्री किया, फिर पी को रिटर्न करा दिया. रिटर्न कराया इसलिए रिटर्न कराया क्योंकि जैसे ही यहाँ टी को कॉल करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर सी आउट इंटर्ड वैल्यू हम यहाँ डिस्प्ले करा रहे हैं, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग यहाँ पर सी आउट टी यहाँ पर ये ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किए. ठीक है ना? तो जैसे ही ऑपरेटर फंक्शन को यहाँ कॉल किए तो जो आपका इंटर्ड वैल्यू था ये कर्सर कहाँ ले गया, सी आउट आपका पी में कॉपी हुआ, असाइंड हुआ, और टी जो है वो के में असाइंड हुआ. तो के डॉट एस यानी कि जो भी आपका जो पैरामीटर आपने इनपुट किया था वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑपरेटर फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले हो गया. ठीक है? तो जिसको आप देख पाए. तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीज एक साथ कर लिए, यानी स्ट्रीम ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दैट इज इंसर्शन एज वेल एज एक्सट्रैक्शन, बोथ ऑपरेटर इज ओवरलोडेड. So I think that the concept is clear to you. Yes, sir. Just go through that particular program. I just take that from this. Scan सर पीडीएफ में ये प्रोग्राम होता है? क्या बोले? एटीन के बाद सर 18 तक. ठीक है, यही लास्ट है आपका, इसके नीचे नहीं है. सर पी की जगह सर और भी कुछ ले सकते हैं ना? किसके जगह? पी क्या सर? हाँ हाँ पी, आई स्ट्रीम को. हाँ हाँ पी के जगह ले ही लेते हैं. देखिए पी क्यू ले लेते हैं, या सर वो तो वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हैं. वही ले लेते हैं. वहाँ क्या दिक्कत आपको हो रहा है? वहाँ कोई जो लेंगे वही आपका यहाँ पर सीन का काम करेगा. ठीक है ना? वाई को ही सीन का काम कराएंगे. When you execute, no problem. हाँ तो अब यहाँ पर y को रिटर्न कराएंगे क्योंकि y ले लिए ना, तो y को रिटर्न करा देंगे. 1 मिनट. वो आपका ऑब्जेक्ट, वो तो वेरिएबल है, उसमें कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, वहां पर कुछ भी ले सकते हैं. सपोज 34 लिए,
ठीक है ना, इसको भी आप देख लीजिए एक बार यस सर। सेपरेटली। टू ओवरलोड स्ट्रीम ऑपरेटर स्ट्रीम ऑपरेटर को जब हम लोग ओवरलोड करेंगे जस्ट अप टू 18 देख लीजिए, हो गया कंप्लीट। म्यूट करो जी। सर वो पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सर। तो ठीक है, वो कर देंगे। और ये जो प्रॉब्लम हम लोग दिए थे लास्ट क्लास में, जो दिए थे उसको हम लोग डिस्कस किए, यानी नॉन मेंबर फंक्शन को यूज करके ओवरलोड किए। इसमें 3 into b को हम लोग जनरलाइज मैनर में भी डिस्कस किए, यानी कि 3 into b के जगह अगर कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप रन टाइम में वैल्यू ले सकते हैं। तो एक्चुअली इसको हम लोग डिस्कस किए n into b के लिए, तो n का वैल्यू आप जो चाहे वो यहाँ ले सकते हैं। उसमें तो सिर्फ int n को लिए थे सर, और फिर उसके बाद c ले लिया और c आउट करा दिए थे ना। हाँ हाँ हाँ, तो n का वैल्यू जब इसको एग्जीक्यूट कराए थे तो फर्स्ट टाइम तो जो आपका 10 20 था वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद आप जो वैल्यू लेंगे, सपोज कि इंटर वैल्यू 4 ले लिए, तो 4 आपका मल्टीप्लाई होकर 4 a में मल्टीप्लाई हुआ और b में भी, तो नेक्स्ट वैल्यू आपका 40 और 80 डिस्प्ले हो गया। ये हम लोग डिस्कस किए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका टाइप कन्वर्जन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में we'll discuss about type conversion, ठीक है ना। तो टाइप कन्वर्जन बेसिकली हमारा क्या है कि 3 तरह से हम लोग टाइप कन्वर्जन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। जो नॉर्मल आपका जो टाइप कन्वर्जन है उससे यहाँ डिफरेंस है। यहाँ पर कन्वर्जन क्या होगा, बेसिक डेटा टाइप से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप क्या हो गया आपका, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। तो अगर इंटीजर से क्लास टाइप में चेंज करना है, फ्लोट से क्लास टाइप में चेंज करना है। दूसरा कि क्लास टाइप से बेसिक डेटा टाइप, यानी क्लास कोई डेटा है उसको इंटीजर फ्लोट में चेंज करना है। और तीसरा हुआ कि एक क्लास से दूसरे क्लास टाइप में चेंज करना है। तो ये 3 तरह का टाइप कन्वर्जन हम लोग डिस्कस करेंगे। यू जस्ट गो थ्रू दैट टाइप कन्वर्जन, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आप एक बार पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। Now any doubts you have, just discuss that doubts. वीडियो ऑन करिए, किसी तरह का कोई डाउट्स है अगर तो पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। यानी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में अभी तक टाइप कन्वर्जन इज आल्सो पार्ट ऑफ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दैट मींस द ऑपरेटर ओवरलोडिंग टॉपिक इज कंटिन्यूड राइट नाउ। अभी आगे अभी डिस्कस होगा। तो टाइप कन्वर्जन में हम लोग बेसिस ऑफ टाइप कन्वर्जन देखेंगे, 3 तरह का वो जो बताए कि बेसिक डेटा टाइप से क्लास टाइप में चेंज करना है, क्लास डेटा टाइप से बेसिक डेटा टाइप में चेंज करना है, यानी कोई भी डेटा है उसको क्लास टाइप में चेंज कर देना है, कोई भी डेटा है उसको बेसिक डेटा टाइप यानी क्लास को बेसिक डेटा टाइप में चेंज कर देना है। तो ये टाइप कन्वर्जन कैसे करेंगे जो नॉर्मल टाइप कन्वर्जन से डिफरेंट होगा। नॉर्मल टाइप कन्वर्जन कितने तरह से आप पढ़े हैं, 2 तरह से पढ़े हैं। एक होता है आपका इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। ऋतिक बताइए बेसिक डिफरेंस क्या होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में। एनीवन? मोहम्मद शमशेर, वीडियो ऑन रखो जी। मुकेश तुम वीडियो ऑफ कर देता है, तुम लोग वीडियो ऑन रखिए, बाकी सबके लिए है, वीडियो ऑन रखिए। किसका आवाज नहीं आ रहा है जी? मेरी आवाज नहीं आ रही है? एनीवन रिस्पॉन्ड? प्रशांत आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, आ रहा है सर। मुकेश को आवाज नहीं आ रहा है जी। मीन्स एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन इज देयर?